देखिए, मैं डॉक्टर BL मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम चर्चा करेंगे BA फॉर सेकेंड फर्स्ट पेपर तुलनात्मक शासन एवं राजनीति, जिसका टॉपिक होगा 1982 चीन के संविधान की विशेषता। देखिए, चाइना एक ऐसा देश है, संविधान लिखित है चाइना का। 1982 में अंतिम संविधान लिखा गया था और इस संविधान में 138 अनुच्छेद। इस संविधान के 4 अध्याय बने। प्रथम अध्याय में सामान्य सिद्धांतों का वर्णन किया गया। द्वितीय अध्याय में नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का वर्णन किया गया। तृतीय अध्याय में सरकार के विधायी, कार्यकारी और न्यायिक अंगों का वर्णन किया गया और चौथे अध्याय में राष्ट्र ध्वज, राज्य चिन्ह और राजधानी, इनका विस्तृत विवेचन किया गया। यानी चाइना के संविधान में 138 अनुच्छेद जो 1982 को, और देशों के संविधानों की तुलना में ये थोड़ा छोटा संविधान और लिखा हुआ संविधान। चाइना में साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना और एक ही राजनीतिक दल है, विशेषकर जो सत्ता में रह रहा है हमेशा से, वो है साम्यवादी दल। यानी चाइना का जो संविधान है और जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस संविधान में एक दलीय व्यवस्था हमेशा राजनीतिक सत्ता में रही। पारिभाषिक दृष्टि से संविधान कठोर है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से संविधान में लचीला है। कारण कि अनुच्छेद 64 के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 1/5 सदस्यों के समर्थन से प्रस्ताव पारित और 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है संविधान में, क्योंकि वहाँ एक ही राजनीतिक दल है। और सरकार जब कभी भी संविधान में संविधान संशोधन चाहती है तो वो आराम से और आसानी से, कि विपक्षी राजनीतिक दलों के सदस्यों के यानी विरोध करने वाले, और एक दलीय व्यवस्था और व्यवस्थापिका का एक ही सदन है, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, द्वितीय सदन नहीं। इसलिए अगर राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 1/5 सदस्यों ने इस प्रस्ताव, संविधान में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव ला रहे हैं, तो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित, क्योंकि विरोध करने वाला राजनीतिक दल यहाँ चाइना में नहीं है। तो पारिभाषिक दृष्टि से कठोर कह सकते हैं, व्यवहारिक दृष्टि से इसमें तुरंत ये संविधान लचीला संविधान है और उसमें संशोधन, कारण विपक्षी राजनीतिक दल है नहीं और जब चाहे संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं। जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही, समाजवादी राज्य। चाइना के संविधान अनुच्छेद 1 के अनुसार ये जनवादी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, तो हम कह सकते हैं जनवादी यानी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य इसके सदन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस में आते हैं। और लोकतंत्र भी है क्योंकि उनका मतदान किया जाता है, परंतु तानाशाही है, एक ही राजनीतिक दल हमेशा सत्ता में रहे और दूसरे राजनीतिक दलों को इतना प्रभुत्व नहीं रहे। हम कह सकते हैं कि समाजवादी राज्य है, साम्यवादी राज्य है, जनता द्वारा भी निर्वाचित प्रतिनिधि यहाँ की व्यवस्थापिका यानी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस में आते हैं। परंतु अगर एक ही राजनीतिक दल परमानेंट रूप से किसी देश में या किसी राज्य में सत्ता पे है, तो निश्चित रूप से उसमें एक तानाशाही की भावना उत्पन्न होती है। तो जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही है। जनवादी गणतंत्र अनुच्छेद 2 के अनुसार चीन के संविधान में चीन का जो सर्वोच्च पदाधिकारी है, राष्ट्रपति, वो एक तरह से जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होता है। तो उसको हम जनवादी गणतंत्र का नाम भी कह सकते हैं, वहाँ राजतंत्र नहीं कह सकते, क्योंकि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचक मंडल, और इसमें राष्ट्रीय जनवाद कांग्रेस के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एक अप्रत्यक्ष रीति के द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये जनवादी गणतंत्र भी है, जनवादी लोकतांत्रिक भी है, परंतु तानाशाही शासन व्यवस्था है। बहुराष्ट्रीय राज्य, यहाँ 56 राष्ट्रीयताएँ हैं और जिनमें 93.3 होन जाति से और कुछ 2000 के लिए हिचन जाति से संबंधित लोग हैं।
तो बहुराष्ट्रीय राज्य यानी अनेक जातियों का देश, इसमें 56 भाषा 56 जातियों के लोग निवास करते हैं, परंतु सबसे ज़्यादा 93.3% होने जाते हैं। लोकतांत्रिक केंद्रवाद यानी संपूर्ण सत्ता केंद्र सरकार में निहित होती है अनुच्छेद 3 के अनुसार, और वो जो लोकतंत्र तरीके से जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सरकार है। तो केंद्र शक्तिशाली है, कार्यपालिका की एक शक्ति वास्तविक कार्यपालिका और वो राष्ट्रपति में निहित होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक है जनता द्वारा, परंतु संपूर्ण शक्ति कार्यपालिका में निहित है, यानी कार्यपालिका में वास्तविक शक्ति निहित है। इसलिए लोकतांत्रिक केंद्रवाद भी हम कह सकते हैं। भारत और इंग्लैंड के संविधानात्मक शासन व्यवस्था की तरह नहीं कि व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका पर अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है या अन्य किसी प्रकार से उस पर कोई दबाव बना सकता है। यहाँ एक तरह से ये लोकतांत्रिक केंद्रवाद की सत्ता है। एकात्मक शासन प्रणाली तथा प्रादेशिकता इंग्लैंड की तरह यहाँ भी संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार में निहित है, तो राज्यों को अलग से कोई सरकारी निहित नहीं है। संघात्मक शासन भारत और अमेरिका की तरह यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, तो एकात्मक शासन व्यवस्था है। यहाँ संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार में निहित है और उसकी कुछ प्रादेशिक इकाइयाँ हैं, परंतु उन इकाइयों को अलग से कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है। तो यानी संविधान द्वारा संपूर्ण शक्ति किसको प्रदान की गई है? केंद्र सरकार को। इंग्लैंड भारत और अमेरिका की तरह संघात्मक व्यवस्था है नहीं, राज्यों के अलग से सरकारें हैं नहीं, तो यहाँ एकात्मक शासन प्रणाली का भी वर्णन किया गया। नागरिकों के मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य, देखिए बिल्कुल संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार जो द्वितीय अधिकार है, द्वितीय अध्याय है संविधान का, उसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, जिसमें आर्थिक अधिकार भी है, राजनीतिक अधिकार भी है, सामाजिक अधिकार भी हैं, सांस्कृतिक अधिकार हैं और व्यक्तिगत और स्वतंत्रता के। नागरिकों को, सभी लोगों को रोजगार काम का अधिकार प्राप्त है। चीन आज एक विकसित देश, वहाँ सभी लोगों, चीन में कोई बेरोजगारी, ज़्यादा बेरोजगारी नहीं है, वहाँ सभी को रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है, आत्मनिर्भर है लोग। राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक अधिकार तो परंतु भारत और अन्य लोकतांत्रिक देशों के अनुसार कोई गरीब व्यक्ति या अन्य कोई व्यक्ति अगर राजनीति में प्रवेश हो तो राजनीतिक स्वतंत्रताएं अधिकार दिए गए हैं, परंतु राजनीति में केवल एक ही राजनीतिक दल का प्रभुत्व स्तर हुआ है साम्यवादी राजनीति। सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार सभी को प्रदान किए गए। व्यक्तियों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, परंतु सरकार के कार्यों की आलोचना करने का अधिकार नहीं। इसलिए स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार ये सब है और कर्तव्य भी है ना लोगों को। सबसे अच्छी बात यह है कि चीन में व्यक्ति बेरोजगार नहीं है, वहाँ लोगों को रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नागरिकों को मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का भी वर्णन है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, देखिए चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था और 1 अक्टूबर 1949 को जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना और साम्यवादी विचारधाराओं का उस समय सोवियत संघ के प्रभाव में चाइना में भी एक तरह से साम्यवादी शासन की स्थापना की और आज तक है, समाजवादी राज्य है। यहाँ समाज का जो गरीब किसान तबका है, जो किसान मजदूर, उनको राजनीति के अवसर प्रदान किए। और आज चीन की जितनी भी जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है, इसमें ज़्यादातर इस समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित लोगों का ही चयन किया था जनता द्वारा। उन्हीं को तो एक ही राजनीतिक दल है, दूसरा राजनीतिक दल चीन में है। और व्यवस्थापिका का एक सदन ही व्यवस्थापिका का, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वितीय सदन है ही नहीं। चीन का ये कहना है कि जब आलोचक उसकी आलोचना करते हैं, हमारे यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। जब एक राजनीतिक दल में एक और वो से चीन विकसित हो रहा है, तो हम दूसरे राजनीतिक दलों या दूसरे व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन फिर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी संपूर्ण समाज का विकास पे बल दिया गया। समाजवाद का मतलब होता है कि समाज का जो सबसे नीचे का तबका है, गरीब किसान है, मजदूर है, शिल्पकार है, ये जो नीचे का तबका है उसके विकास की बात की चर्चा की गई है और सभी को समान रोजगार अवसर प्रदान की गई, इसलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था। राजनीतिक दलों के गठन की व्यवस्था है। चीन में और भी छोटे मोटे राजनीतिक दल है, किंतु एक दलीय व्यवस्था है, साम्यवादी दल का ही प्रभुत्व है और दूसरे राजनीतिक दल को सत्ता में इतने अधिकार प्राप्त नहीं है, उनको सत्ता में इतनी भागीदारी का बिल्कुल भी अधिकार प्राप्त है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि तानाशाही भी केवल कहने के राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्र है, परंतु उस राजनीतिक दल को संविधान द्वारा इतनी अधिक मजबूती के साथ मान्यता प्रदान नहीं की गई है कि वो सत्ता में भागीदार हो सके। केंद्रीय सैनिक आयोग,
चीन में केंद्रीय सैनिक, और जिसकी वजह चीन की जो सेना है विश्व की शक्तिशाली सेना है, और चीन आज विश्व में एक शक्तिशाली देश के रूप में है, क्योंकि यह केंद्रीय सैनिक आयोग की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य सेना की संख्या बढ़ाना, उसको अच्छे अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराना और अपने देश के आंतरिक और बाह्य आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना। ये केंद्रीय सैनिक आयोग का एक मुख्य है। केंद्रीय सैनिक आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसलिए चीन में सेना पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना, एक व्यक्ति को राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, तब तो उसके पुनर्स्थापना अगर दोबारा वह व्यक्ति निर्वाचित होता है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो एक ही व्यक्ति, जैसे शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं, कम से कम 15 साल से है, तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ राष्ट्रपति पद की भी पुनर्स्थापना की गई है। विदेश नीति के सिद्धांतों का उल्लेख, चाइना में विदेश नीति के चीन के दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध नहीं होंगे, उनका उन सिद्धांतों का वर्णन करती है। चाइना में यह है कि वह समाजवादी विचारधारा का, आज चाइना और अमेरिका की नहीं कि वह पूंजीवादी विचारधारा, तो दोनों के विचार नहीं मिल रहे, इसलिए विदेश नीति के सिद्धांतों का भी उल्लेख। भारत और चाइना के अच्छे संबंध नहीं हैं क्योंकि विचारधाराओं में फर्क है, और वो हमेशा से भारत का विरोधी, क्यों हमारी सीमाएं आपस में। न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। न्यायपालिका की जो स्थिति है वो कार्यपालिका के अधीन है, और व्यवस्थापिका में एक ही सदन है, इसलिए यहाँ न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका कार्य में हस्तक्षेप ही नहीं कही, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये न्यायपालिका क्या है। तो ये थी 1982 की चीन के संविधान की विशेषता, जिसमें संक्षिप्त संविधान 138 अनुच्छेद हैं, 5-4 अध्याय हैं, व्यवहारिक दृष्टि से ये लचीला संविधान है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन किया गया।